हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था पराग नली का प्रवेश। आज पढ़ेंगे दोहरा निषेचन और ट्रिक्स सलियन। सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या लिखा था, एक बार फिर से रिवीज कर लेते हैं। पराग नली का जो भ्रूण कोश में प्रवेश था वो कितने प्रकार से था? 3 प्रकार से था। कौन कौन सा प्रवेश था? पहला था निभागीय प्रवेश, दूसरा था अध्यावरणीय प्रवेश और तीसरा था बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब ये 3 प्रवेश पराग नली का हमने पढ़ लिया था। अब यहां पर जिस प्रकार से भ्रूण कोश की संरचना हमने पढ़ी थी, यहां पे जो बीजांड की संरचना पाई जाती है इस प्रकार से। ऊपर की जो 3 कोशिका थी, ऊपर की तीनों कोशिकाओं को हमने नाम दिया था प्रतिमुखी कोशिका, जो निभाग की तरफ थी। मध्य में जो ध्रुवीय कोशिका थी उनके अंदर 2 केंद्रक थे। इन सब पहले केंद्रक थे, केंद्रक के बाद इनका निर्माण कोशिका का निर्माण हुआ। यहाँ पे एक कोशिका में कितने केंद्रक है? 2 केंद्रक है। यहाँ पर नीचे 2 कोशिकाएं पाई गई थी, सहायक कोशिका, और 1 कोशिका पाई गई थी अंड कोशिका। मध्य कोशिका में तो यहां पर 2 केंद्रक थी, तो टोटल अगर हम बात करें केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो केंद्रक की संख्या हो जाएगी 7। लेकिन अगर वहीं पर बात करें सेल्स या कोशिकाओं की संख्या, केंद्रक की संख्या हो जाएगी 8 और कोशिकाओं की संख्या हो जाएगी 7। केंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 और कोशिकाओं की संख्या हो जाएगी 7। यहां पर जो ऊपर वाली थी वो प्रतिमुखी कोशिका थी। मध्य वाली यहां पर जो कोशिका होगी जिसमें 2 केंद्रक है वह मध्य या ध्रुवीय कोशिका हो जाएगी। यहां की जो दोनों वाली कोशिका है वो सहायक कोशिका कहलाती है, और एक जो बीच वाली कोशिका है वो अंड कोशिका कहलाती है। हम पढ़ रहे हैं आज दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किस प्रकार? जिस प्रकार से यहां से परागकण का अंकुरण हुआ था, पराग नलिका निकली थी, पराग नलिका का जो प्रवेश हुआ था, इस पराग नलिका का प्रवेश में पराग नली का प्रवेश हुआ था। इसमें नर युग्मक कितने थे? 2 नर युग्मक कहां पर पहुंचेंगे? भ्रूण कोश में पहुंचेंगे। और दोनों नर युग्मक किस किस के साथ सलियत होंगे? तो जो सलियत हो रहे हैं वो कहलाएगा, दोनों नर युग्मक 2 जगह सलियन करेंगे और दोनों सलियन की वजह से क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन। सबसे पहली बात, ये खोजा किसने था? तो यहां पर नवास्चीन नामक वैज्ञानिक थे। नवास्चीन नामक वैज्ञानिक ने लीलियम पादप में इसकी खोज की थी। तो सबसे मोस्ट बिंदु तो कौन सा आ गया कि खोज किसने की? नवास्चीन ने। किसमें की? लीलियम पादप में। अब देखो दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन यहां से जो नर युग्मक आ रहे थे N+N, यहां पर अगर हम बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर 1 केंद्रक और ये 2 केंद्रक। इनके अंदर सब ये जो भी कोशिका है इसके अंदर जो केंद्रक पाए जा रहे हैं वो कैसे है? अगुणित। यहां पर चाहे वो बीजांड द्वारीय प्रवेश हो, चाहे निभागीय प्रवेश हो, चाहे अध्यावरणीय प्रवेश हो, नर युग्मक आएंगे और नर युग्मक जो सलियन करेंगे, पहला जो सलियन होगा वह होगा ध्रुवीय या मध्य कोशिका से। तो यहां पर N+N तो पहले थे और एक दूसरा नर युग्मक और आ जाएगा N। तो यहां पर टोटल जो संरचना बन जाएगी वो बन जाएगी 3N। इस 3N संरचना को नाम दिया गया भ्रूण कोश के अंदर भ्रूणपोष। उसके पश्चात जो एक नर युग्मक बच गया वह नर युग्मक किससे सलियत होगा? एक नर युग्मक का सलियन होगा अंड कोशिका प्लस N। ये क्या है? नर युग्मक। यहां पे तो अंड कोशिका और नर युग्मक N दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? युग्मनज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दोहरा निषेचन, एक जो केंद्रक का सलियन या नर युग्मक का सलियन हुआ वो मध्य कोशिका के साथ हुआ जिससे बना भ्रूणपोष। एक का सलियन अंड कोशिका के साथ हुआ जिससे बना युग्मनज। इस प्रकार से 2 बार जब सलियन हो रहा है तो यह कहलाएगा दोहरा निषेचन। और यहां पर 3 केंद्रकों का सलियन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? त्रिक सलियन। और इस सलियन को खोजा किसने था? नवास्चीन ने। तो यहां तक है। अब जो आगे संरचना आएगी, किस प्रकार से भ्रूणपोष पोषण प्रदान करेगा? भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? हालांकि हमने पहले पढ़ लिया है कि भ्रूणपोष 3 प्रकार का था, कोशिकीय, केंद्रकीय और हेलोबियल भ्रूणपोष। शायद हो सकता है पिछले जो वीडियो था उसमें माइक डिस्चार्ज होने की वजह से आवाज नहीं आई थी। तो ये 3 प्रकार के जो भ्रूणपोष थे वो हमने वहां पर देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष किस प्रकार से पोषण देता है और किस प्रकार से अपना कार्य संपन्न करता है। और एक चीज और देख लेते हैं कि जो
आवर्तबीजी पादपों में निषेचन होता है उसके अंदर कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं हम 2n कौन सी हो जाएंगे, मध्य कोशिका की। दो केंद्रक मध्य कोशिका की जो n प्लस n थे, उसके पश्चात एक जो केंद्रक था n वो हो जाएगा अंड कोशिका का। तो यहां पर 3 हो गए, n प्लस n और प्लस n, 3 तो हो गए जो भ्रूण कोश के अंदर पाए जा रहे थे केंद्रक उनका, और प्लस 2 कौन से आ जाते हैं इसमें, नर युग्मक n प्लस n। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्तबीजी पादपों में निषेचन के समय या संलयन के समय टोटल केंद्र कितने होते हैं, तो कुल केंद्रक की संख्या कितनी होगी, 5। कुल केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब अगर हम बात करें कि जो ये वाली संरचना बनी थी, कौन सी, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या क्या कार्य करती है, तो सबसे पहले भ्रूण को पोषण, उसके बाद जब बीज का अंकुरण होता है तब किसको पोषण देती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो निषेचन की क्रिया है वो संपन्न हो रही थी 2 बार, तो उसको हमने बोला था कि दोहरा निषेचन है, और 3 नर युग्मकों का, जिनमें से 3 युग्मकों का संलयन हो रहा था, उसको हमने नाम दिया अतिरिक्त संलयन। आगे हम पढ़ते हैं भ्रूण कोश का किस प्रकार से परिवर्धन होता है, और भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होगा, यह हम इस अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि भ्रूण कोश कितने प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। अगली जो हेडिंग है वो अपना है भ्रूण परिवर्धन। अब भ्रूण परिवर्धन का सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन है वो किसने किया था। तो भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन है वो हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सुला में किया था। ये थोड़ा सा जटिल है, इसको मैं नोट्स वाइज भी और वहां पे डायग्राम की सहायता से भी समझा रहा हूं। तो सबसे पहले 2 चीजों को ध्यान रखें, इधर नोट्स लिखे हुए, इसकी उधर मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा। तो सबसे पहले युग्मनज, हमने देखा था कि जब द्विनिषेचन हुआ था तब युग्मनज बन गया था, और त्रिक संलयन जो भ्रूणपोष बन गया था। अब यहां पर देखिएगा युग्मनज का अनुप्रस्थ विभाजन, तो यहां पर यह है युग्मनज, तो इसको हमने लेकर आए यहां पर। इसका अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो मैं यहां पर बना लेता हूं, यह था युग्मनज, यहां पर इसकी इस प्रकार से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। 2 कोशिकाओं का निर्माण जो बीजांडद्वारी भाग की तरफ है, ये वाली नीचे की तरफ है बीजांडद्वारी भाग है, ये वाली कहलाएगी आधार कोशिका, और जो नी भाग की ओर है वो क्या कहलाएगी, अग्रस्थ कोशिका। यहां तक क्लियर है। हमने क्या देखा, हमने देखा है कि युग्मनज का अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिनमें 2 कोशिका बनी, एक आधार की तरफ और एक नी भाग की तरफ। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जो आधारीय कोशिका थी, आधारीय कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ, और लगभग 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। आधारीय कोशिका में क्या हुआ, विभाजन। तो यहां पर देखिए आधारीय कोशिका ये वाली है, तो इसके अंदर क्या होगा, विभाजन। आधारित कोशिका में हुआ विभाजन, और मान लेते हैं यहां पर इस प्रकार से ये वाली ऊपर वाली कोशिका थी और ये नीचे वाली कोशिका, तो नीचे वाली में 1 विभाजन, 2 विभाजन, 3 विभाजन, इस प्रकार से लगातार क्या हो जाएंगे, विभाजन। और एक किसका निर्माण कर लेगा, निलंबक का। चलो आगे चलते हैं। निलंबक की आधारीय कोशिका फूलकर मोटी होती है और चूसकांक का कार्य करती है। जो ये वाली कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और चूसकांक का कार्य करेगी। तथा अंतिम कोशिका ये वाली, मान लेते हैं यहां पर अंतिम कोशिका, हालांकि और भी भाग है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ी कोशिकाओं में समझा रहा हूं। ये वाला भाग है जो लास्ट अंतिम कोशिका है, वह क्या हो जाएगी, आकार में विशिष्ट आकार की हो जाती है, जिसको कहते हैं स्फीतिका कोशिका। क्या कहेंगे, स्फीतिका कोशिका कहते हैं। और यह कोशिका ही किसका निर्माण करती है, याद रखिएगा, जो स्फीतिका कोशिका है, स्फीतिका कोशिका है, वही किसका निर्माण करेगी, मूल गोप का। किसका निर्माण करेगी, मूल गोप का निर्माण करेगी। चलो अब देखो आगे चलते, यहां तक थी निलंबक की आधारित कोशिका की बात कर रहे थे, ये वाली। अब 2 नंबर पे कौन सी आ रही है, अग्रस्थ कोशिका। अग्रस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, ऊर्ध्व विभाजन।
और कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 2 कोशिकाएं बनाएगी। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये मान लेते हैं 2 कोशिका बना ली इस प्रकार। अब इतना का भाग हटा देते हैं, ये भाग तो यहां पर आई है, इसको छोड़ देते हैं। अब इस वाला भाग पर ध्यान देते हैं। ये लो, ये कौन सी कोशिका थी? अग्रस्त कोशिका थी यहां पर, तो इसका नाम लिख देते हैं कि ये कौन सी कोशिका है? अग्रस्त कोशिका है। चलो, अग्रस्त कोशिका विभाजन हुआ और कितनी कोशिका बनी? 2। इन दोनों कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होने से 4 कोशिकाएं बनी। चलो, यहां पर ये अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, 1 2 3 4। क्लियर? 4 कोशिकाएं बन गई। अब यहां पर देखो, जो 4 कोशिकाओं का ये समूह बना है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं चतुष्टांश। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। उसके पश्चात इन चारों में पुनर्विभाजन हुआ, इन चारों में फिर से विभाजन हुआ। ये लो, फिर से विभाजन कर दिया हमने यहां पर। तो 4 तो पहले थी, ये 5 6 7 और 8। तो यहां पे एक बार मैं क्लियर डायग्राम इसको हटा देता हूं, उसके बाद देखते हैं। देखो यहां से ये लो, यहां पर हमने देखा ये अग्रस्त, और यहां पर नीचे की जो थी वो कौन सी कोशिका थी? आधारीय कोशिका। तो आधारीय कोशिका का हमने पहले पढ़ लिया, ये कौन सी थी? अग्रस्त कोशिका। अग्रस्त कोशिका में क्या हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। तो ये मान लेते हैं हमने अनुप्रस्थ विभाजन इस प्रकार से, 1 2 3 4, 4 हुए, चतुष्टांश कहलाया। फिर उसके बाद फिर से इसमें विभाजन हुआ, अष्टांश। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा? 8 का, 5 6 7 8। तो जो ये वाली कोशिका कहलाती है, ये चतुष्टांश कहलाएगी। ऊपर वाली जो 8 का समूह बना वो अष्टांश कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो चुका है? अब आगे बढ़ते हैं। अष्टांश कहलाता। अब इनमें देखिएगा, अष्टांश के जो ऊपर की 4 कोशिकाएं हैं, ये वाली ऊपर की जो अष्टांश की ये वाली ऊपर की 4 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहा गया? हाइपोबेसल। क्या नाम दिया गया है? हाइपोबेसल। चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, हाइपोबेसल। क्या नाम दिया गया? हाइपोबेसल। और जो नीचे की कोशिकाएं हैं उनको नाम दिया गया एपीबेसल। क्या नाम दिया गया है? एपीबेसल। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि पहले क्या हुआ? युग्मनज विभाजन हुआ, 2 कोशिका बनी, आधारीय कोशिका और अग्रस्त कोशिका। तो ये था यहां पर संरचना, ये युग्मनज, यहां पर युग्मनज आया, युग्मनज का क्या हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन, और कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका। यहां वाली ये कोशिका कौन सी हो गई? आधारी कोशिका। और ये वाली कौन सी कोशिका हो गई? अग्रस्त कोशिका। यहां पर हमने आधारी कोशिका पढ़ लिया। फिर अग्रस्त कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? ऊर्ध्व विभाजन। ऊर्ध्व विभाजन होने के पश्चात इनमें 2 विभाजन हुआ। 2 से कितनी बनी? 4, 4 से कितनी बनी? 8। चतुष्टांश और अष्टांश बनी। उसके बाद में अष्टांश में जो ऊपर की 4 कोशिकाएं थी उनको बोला गया हाइपोबेसल कोशिका, और जो नीचे की कोशिकाएं 4 कोशिकाएं थी उनको क्या बोला गया? एपीबेसल कोशिकाएं। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि हाइपोबेसल जो कोशिका होगी और एपीबेसल कोशिका होगी वो किसका निर्माण करेगी। तो आगे चलते हैं। हाइपोबेसल जो कोशिका होगी वो मूलांकुर बनाएगी आगे चल के। यहां पर आपके सामने दिया गया है कि इस प्रकार से एक जो बना था संरचना युग्मनज भ्रूणपोष। तो यहां पे युग्मनज था, युग्मनज को ये पार्ट को हमने यहां पे लिया, ये युग्मनज, युग्मनज में विभाजन हुआ, आधार कोशिका और अग्रस्त कोशिका। उसके पश्चात आधारी कोशिका के अंदर विभाजन हुआ और अग्रस्त कोशिका में तो निलंबक बना। उसके बाद निलंबक से ये वाली संरचना बनी, और इस संरचना में ये वाला निलंबक है, और ये पूर्ण यहां पर भ्रूणपोष है। लेकिन इससे पहले हम यहां पर एक बार देख लेते हैं कि जो भ्रूण वृद्धि करके किसके आकार का हो जाएगा? रीढ़े का आकार का हो जाएगा, जिसके अंदर 2 संरचनाएं दिखाई देगी, एक तो भ्रूणीय अक्ष और एक 2 बीजपत्र, जैसे दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, ये दोनों बीजपत्र है, ये भ्रूणीय अक्ष है। ओके, अब इनमें भी एक चीज और देख लेते हैं। जो भ्रूणीय अक्ष के जो बीजपत्र के ऊपर का जो तल भाग होगा वो तो कहलाएगा बीजपत्रोपरिक। ये वाला कहलाएगा बीजपत्रोपरिक, और जो यहां पर जो संरचना है वो किसका निर्माण करेगी? प्रांकुर का निर्माण करेगी। उसके बाद बीजपत्रोद्वार के नीचे वाला जो शीर्ष भाग है वो क्या कहलाएगा? ये वाला भाग कहलाएगा मूलांकुर, जो किससे ढका होता है? मूल गोप से ढका होता है। ये जो संरचना है ये द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, ये ध्यान रखिएगा, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास या परिवर्धन, या क्या बोल सकते हैं? परिवर्धन। तो जो मैंने ये संरचनाएं आपको समझाई है ये द्विबीजपत्री की है, और यहां तक का ये पूर्ण हो जाएगा भ्रूण का विकास। इसके पश्चात अब जस्ट हम देखते हैं आगे जो एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना कैसी होती है।
अब आगे चलते हैं। एक बीजपत्री जो भ्रूण है उसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हमने द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन पढ़ लिया। ये एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन है जिसको स्कूटेलम भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बीजपत्री भ्रूण में क्या होगा, मैंने घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट यहाँ पर बताया। यहाँ पर देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले वही बात है जिस प्रकार से हमने द्विबीजपत्री में पढ़ा था युग्मनज विभाजन, वैसे यहाँ पर भी युग्मनज विभाजन। तो युग्मनज विभाजन हुआ कौन सा, अनुप्रस्थ। क्लियर है यहाँ तक, ओके। यहाँ पर वहां पर भी दो कोशिका बन रही थी आधार की तरफ और जो निभाग की तरफ, यहाँ पर भी वही दो कोशिका बन रही है। बीजांड वाले भाग की तरफ की जो कोशिका बनेगी वो निलंबक कोशिका होगी। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि जो निलंबक कोशिका की संख्या होती है एक बीजपत्री में कितनी होती है, केवल एक। उसके बाद निभाग की तरफ जो कोशिका बनेगी वो बनेगी भ्रूणीय कोशिका, और भ्रूणीय कोशिका में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। भ्रूणीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। कौन सी कोशिका बनेगी, बीजपत्र कोशिका, और एक बनेगी भ्रूण अक्ष कोशिका। बीजपत्र कोशिका है वो किसका निर्माण करेगी, बीजपत्रों का निर्माण करेगी। जबकि जो भ्रूणीय अक्ष कोशिका है वो फिर से डिवाइड होकर के दो भाग बनाएगी, एक भाग बनाएगी प्रांकुर, एक भाग बनाएगी मूलांकुर। जहां पे प्रांकुर है, प्रांकुर के ऊपर फिर आगे चल करके एक आवरण का निर्माण हो जाता है जिसको बोलेंगे प्रांकुर चोल, और वैसे ही यहां पर मूलांकुर इसके ऊपर भी आवरण का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल। तो ये था, इस प्रकार से था एक बीजपत्री में, उसका ये डायग्राम है। ये वाला ऊपर का पार्ट है ये स्कूटेलम कहलाता है। यहां पर जो अभी मैंने बताया प्रांकुर का निर्माण, इस प्रांकुर का निर्माण किससे होगा, भ्रूणीय अक्ष कोशिका से। भ्रूणीय अक्ष सेल से निर्माण होता है। ये वाला जो अंदर वाला भाग है वो कहलाता है प्रोहेसिस। ये भाग जो यहां पर दिया गया है यहां पर कहलाता है अधिकोरक। ये वाला मूलांकुर भाग भी किससे निर्मित होगा, भ्रूणीय अक्ष से। उसके बाद क्या पाया जाता है, ये वाला जो भाग है ये पाया जाता है मूलगोप, और इसके जस्ट नीचे मूलगोप के ऊपर क्या पाया जाएगा, मूलांकुर चोल पाया जाएगा। तो यहां तक था आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और चलते हैं फिर से आगे के टॉपिक के ऊपर। आगे हम देखते हैं कि निषेचन के बाद जो अंडाशय है और अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली जो बीजांड संरचना उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हमने देख लिया था कि वहां पर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं थी वो क्या किस ऊपरी निभाग की तरफ थी, ध्रुवीय कोशिका मध्य में थी, अंड कोशिका और सौगिक कोशिका बीजांड द्वारे भाग की तरफ थी। निषेचन हुआ, युग्मनज बना, भ्रूणीय जो ध्रुवीय कोशिका थी उनमें त्रिकसलियन हुआ, भ्रूणपोष बना। तो कौन सा परिवर्तन हुए वो सबके परिवर्तन एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो अंडाशय भित्ति थी, अंडाशय के चारों जो भित्ति पाई जा रही थी वो आगे चलकर किस पर बदल जाएगी, फल भित्ति में। अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का। अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद में जो बाह्य अध्यावरण है वो उस बीज का बाह्य बीज चोल कहलाता है जिसको बोला जाता है टेस्टा। अंतर जो अध्यावरण है वो अंतर बीज चोल कहलाएगा और बदल जाएगा। इसमें जो अंतर अध्यावरण है वो अंतर बीज चोल में चेंज हो जाएगा जिसको बोलेंगे टेगमेन। निभाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जो बीजांड का भाग है वो किसमें बदल जाएगा, परिभ्रूणपोष में। जबकि भ्रूणपोष कौन बना रहा था, मध्य कोशिका या ध्रुवीय कोशिका बना रही थी। अंड कोशिका किसमें परिवर्तित हो जाएगी, भ्रूण में। सहायक कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ध्रुवीय कोशिका क्या बना रही थी, यहाँ पर अभी मैंने बोला ना, यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका क्या बना रही है, भ्रूणपोष। जबकि बीजांड काय क्या बना रहा है, परिभ्रूणपोष। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ध्रुवीय कोशिका बना रही है प्राथमिक भ्रूणपोष, बीजांड काय बना रहा है, परिभ्रूणपोष। उसके बाद में प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और बीजांड द्वार होता है वो बीज द्वार में बदल जाता है। यहां तक आगे का जो टॉपिक है आगे पढ़ेंगे हम सीड्स या बीज, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।